गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यूट्रिशन में हमने देखा कि जो इंगेस्टेड फूड है, जो भी ग्रहण करता है ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक जो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स है, आदमी भी एक होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है। पूरा का पूरा खाना जो हम निगल जाते हैं उसको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंजाइम्स की एक्टिविटी के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। वो जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, फूड मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और शोषित कर लिए जाते हैं, और वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में ये इंटर करते हैं, और इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो बॉडी के प्रत्येक कोशिका में हर सेल तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब इन फूड पार्टिकल्स से एनर्जी गेन करना ही रेस्पिरेशन है। तो आज हम लोग रेस्पिरेशन की बात करेंगे। हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के पहले चैप्टर में ही देखा था कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेस फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अर्थात शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन के माध्यम से जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ना और उनसे एनर्जी प्राप्त करना, ताकि जो दूसरे लाइफ प्रोसेसेस हैं उनका संचालन किया जा सके। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेस फॉर सेलुलर नीड्स। अब यहाँ हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मैकेनिज्म पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? एनर्जी प्राप्त करना। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पर विदाउट ऑक्सीजन भी वो एनर्जी गेन करते हैं, तो इसे हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन अर्थात बिना ऑक्सीजन के भी फूड मटेरियल से एनर्जी प्राप्त कर लेना। जो मुख्य हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ये 6 कार्बन कंपाउंड है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम के माध्यम से ये पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 3 कार्बन के परमाणु होते हैं पायरुवेट में, और ये प्रोसेस कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रक्रिया होती है कि ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू पायरुवेट। ये प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये पायरुवेट जो है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये पायरुवेट ब्रेक करता है, टूटता है। ईस्ट आपने सुना होगा, ईस्ट में ये जो पायरुवेट है, ये absence of oxygen, absence of
O2, इसमें ईस्ट में ये इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ऑक्सीजन के अभाव में भी ये पायरुवेट टूटता है। इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल इथेनॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, एनर्जी मुक्त होती है। इस क्रिया को कहते हैं फर्मेंटेशन, ये इसमें होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, यानी कि एनर्जी तो प्राप्त किया इसने, लेकिन इसमें किसी तरह के ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरा होता है कि एक और इसका फेट है पायरुवेट का, कि आपने महसूस किया होगा कि जब हम अधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब बहुत अधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं या दौड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी हम सांसें लेते हैं, जल्दी जल्दी हमारी धड़कनें बढ़ती है और बहुत जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं, एक तरह से हाँफने लगते हैं लोग। ऐसा क्यों होता है? ये अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए ऐसा होता है। जल्दी जल्दी सांस लेंगे, हाँफने लगेंगे, फिर भी ऑक्सीजन की जब पूर्ति नहीं हो पाती है, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता, तो फिर क्या होता है कि हमारे मसल सेल्स में जो मांसपेशियों की कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी ऑक्सीजन के अभाव में ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में टूट जाता है। ये जो पायरुवेट है ये टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, जो कि वो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन होते हैं इसमें, और एनर्जी मिलती है प्लस एनर्जी। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अभाव में यह प्रक्रिया होती है। कहां पर? मसल सेल्स में। मसल सेल्स में जब हमको अधिक एनर्जी चाहिए और फूड पार्टिकल पर काम करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना जब नहीं मिल पाता है, तो ये पायरुवेट बदल जाता है लैक्टिक एसिड में और इसमें हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये लैक्टिक एसिड बनाता है, और लैक्टिक एसिड के चलते आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारा एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो क्रैम्प्स, ऐंठन होने लगती है, मसल्स में दर्द होने लगता है, क्रैम्प्स होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये लैक्टिक एसिड के जमा होने के चलते ये पेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक तो ये फर्मेंटेशन हुआ जिसमें इथेनॉल, ये 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन होते हैं, ये बनाता है। तो ये प्रक्रियाएं भी चलती है, रेस्पिरेशन के अंतर्गत ही है, लेकिन इनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन। ये जो पायरुवेट बना था, तो पायरुवेट तो हर हाल में बनेगा ही बनेगा, और पायरुवेट के बाद अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है, अगर ऑक्सीजन
प्रेजेंस ऑफ अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट कहाँ बना था? पायरुवेट बनता है साइटोप्लाज्म में, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर ये प्रोसेस होगा और इसमें CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी ये बनेगा वहां पर। ठीक है, मुख्य हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस यही है कि पायरुवेट, फाइनली बहुत सारा इसमें इंटरमीडिएट्स भी होते हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पायरुवेट से CO2 और H2O जो बनेगा, इसके बीच में बहुत सारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनको हम बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि इस तरह से एनर्जी हमको प्राप्त होती है। अब देखिए जो रिलीज ऑफ एनर्जी है, जो एरोबिक मोड हुआ, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो रही है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसमें एनर्जी जो एनारोबिक प्रोसेस जो हमने पहले देखा था, तो एनारोबिक प्रोसेस की तुलना में इस एरोबिक मेथड में एनर्जी की जो मात्रा होती है रिलीज एनर्जी की, वो बहुत अधिक होती है। और इस एनर्जी जो रिलीज हुई, इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जब ये एनर्जी निकल रही होती है तो उसी वक्त कोई जरूरी नहीं है कि उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था किया है कि इस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाए। एक केमिकल कंपाउंड में इस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है, जिसको कहते हैं एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये स्टोर कर लिया जाता है इस एनर्जी को, और फिर जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो फिर ये एटीपी जो है ये टूटता है और इसका जो हाई एनर्जी बॉन्ड है उससे फिर एनर्जी मुक्त होती है। और फिर एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ऑलरेडी मौजूद होता है। ये बनता कैसे है? एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये कोशिका में ऑलरेडी उपस्थित रहता है। और इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुटता है और तब ये एडीपी। अब देखिए ये दो फॉस्फेट तो इसमें से पहले से होते हैं, लेकिन जो तीसरा फॉस्फेट इसमें जुटता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए उसको एक बार ऐसे अलग से हम लिखते हैं पी, मतलब कि ये जो फॉस्फेट है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, फिर ये बना देगा एटीपी बना देगा, और इस तरह से इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फिर क्या होता है कि जब अब देखिए एक जब ये एटीपी टूटेगा, एटीपी जब टूटेगा तो फिर एडीपी और पी में टूट जाएगा। ये एटीपी जब आवश्यकता होगी तो ये एटीपी टूट जाएगा, एडीपी प्लस पी में। ये जो इसका थर्ड बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और इसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो पॉइंट, इससे एनर्जी निकलेगी 30.5 किलो जूल प्रति मोल। 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। तो इसलिए ये जो है इसको कहते हैं
एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। इसको जिस तरह से आप रिक्वायरमेंट हो उस तरह से इसको ऑर्गेनिजम्स इसका यूज कर लेते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे बैटरी, एक बैटरी होती है तो उससे कई सारे काम किए जा सकते हैं। मैकेनिकल काम किए जा सकते हैं, जैसे पंखा को चलाया जा सकता है, ये मैकेनिकल काम हुआ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे निकल सकती है, लाइट एनर्जी उससे निकल सकती है। मतलब कि जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है बैटरी में, उसको डिफरेंट टाइप से हम उसका यूज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के रूप में उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो एटीपी है, इसका भी उपयोग हम लोग डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या काम, मसल्स मूवमेंट है, ये मसल्स का मूवमेंट जो हो रहा है इसमें एनर्जी चाहिए। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, जो इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनको चाहिए होती है एनर्जी, तो वो हम कर सकते हैं। वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संचालन में इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस है, ठीक है, उसमें इसकी जरूरत है। नर्वस इम्पल्सेस जो है, जो न्यूरॉन्स में इम्पल्सेस आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, उसमें एनर्जी चाहिए। हार्ट बीट के लिए चाहिए, जो हृदय की धड़कन है, इसके लिए एनर्जी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ल्यूमिनेसेंट इंसेक्ट्स होते हैं, जुगनू देखा होगा आपने, फायर फ्लाई, वो फायर की जो रोशनी आती है वो कहाँ से आएगी? एटीपी से आएगी, वो एटीपी से ही आएगी ना। तो इस तरह से बहुत सारे, आपने इलेक्ट्रिक रे नाम की मछली का नाम सुना होगा, उसके बॉडी से इलेक्ट्रिक रे निकलती है। वो अपने जो शिकार होते हैं पानी में, उन पर इलेक्ट्रिक करंट छोड़ती है। तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से बनता होगा? एटीपी से ही बनेगा। तो कहने का मतलब कि ये एटीपी एक एनर्जी कॉइन है, करेंसी है। इसको जिस तरह से ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता होगी उस तरह से ये कर लेगा, उपयोग इसका कर लेगा। तो इस तरह से अब ये रेस्पिरेशन के मोड होते हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। अब चलिए, हमने शुरू में ही कहा कि ऑक्सीजन बाहर से लेना, जो रेस्पिरेशन का जो प्राइमरी नीड है वो है कि बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को लिया जाए। तो इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मैकेनिज्म्स डेवलप हुए हैं। बाहर से ऑक्सीजन को लेने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे प्लांट्स में आपने स्टोमाटा याद है आपको? प्लांट्स में क्या होता है? स्टोमाटा जो छिद्र होते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए किस लिए है ये? गैसियस एक्सचेंज स्टोमाटा के द्वारा पौधों में होता है। अब देखिए, उसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेसेस, दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है, वहाँ पर भी गैसें भरी होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? पौधों में क्या है कि डिफ्यूजन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। डिफ्यूजन के माध्यम से गैसें वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर आने वाला जो प्रोसेस है डिफ्यूजन, उसके माध्यम से ये हो जाता है। और CO2 जो है रात के समय, पौधों में रात के समय CO2 बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए कि दिन में भी CO2 निकलता है, लेकिन दिन में जो CO2 निकलेगा वो क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस के दरमियान कंज्यूम कर लिया जाता है पौधों के द्वारा। दिन को जो CO2 निकलेगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 यूटिलाइज हो जाएगा। तो इसलिए दिन में केवल ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। और एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स में
कि बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए और छोड़ने के लिए। बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जैसे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो स्थल पर पाए जाते हैं, खुली हवा में जो लोग, वैसे एनिमल्स जो खुली हवा में जीते हैं, तो वो क्या है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक यानी जलीय जंतु, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जंतु, जो जलीय जंतु है जैसे फिशेस, मछलियां हैं, ठीक है। तो ये मछलियां डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेती हैं, पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है ये लेती हैं मछलियां। अब ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ही कम होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा। तो इसलिए होता क्या है कि अधिक जल्दी जल्दी इनको लेना होता है। जैसे मछलियाँ क्या करती हैं कि मछलियाँ मुंह से पानी पूरा लेती हैं और वो गलफड़ जो होता है उनका, गिल्स के तरफ उसको फेंकती हैं और वहाँ पर गिल्स के पास ऑक्सीजन वो डिजॉल्व होके अंदर चली जाती है, ब्लड में मिल जाती है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होगा, सांस लेने की जो गति होगा, वो एक्वेटिक एनिमल्स में, जलीय जंतुओं में ज़्यादा होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा वो लिया जाता है। अब देखिए, जो ऑक्सीजन को ब्लड से मिलाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं ना, वो बॉडी के अंदर स्थित होते हैं, प्लेस्ड होते हैं बॉडी के अंदर। हमने पहले से ही एक डायग्राम बना रखा है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के लिए। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अभी मैं बता रहा था आपको कि जो ऑक्सीजन बाहर से लेना है और जहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया जाएगा, वो जो पार्ट होता है वो सुरक्षात्मक दृष्टि से शरीर के अंदर वो रहता है। तो एक नली की आवश्यकता होती है वहाँ पर जाने के लिए। जैसे मानव में ये जो देख रहे हैं, ये लंग्स, इसको क्या कहते हैं, ये लंग्स जो है, 2 लंग्स हैं। ये वो अंग है जहाँ पर कि ऑक्सीजन को ब्लड एब्जॉर्ब करता है। अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। तो यहाँ तक ऑक्सीजन को लाने के लिए पाइप चाहिए। ये नाक से, नॉस्ट्रिल से, ह्यूमन में क्या होता है कि नॉस्ट्रिल जो होती है हमारी, नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं। ये दोनों नलियाँ, नॉस्ट्रिल से जो नली आती है और मुंह से जो नली आती है, ये दोनों नलियाँ आकर यहाँ पर मिल जाती हैं, जिसको कि हम फायरिंग्स कहते हैं। ये माउथ कैविटी है, ये नेजल कैविटी है, नाक के ऊपर की कैविटी है। ये दोनों मिलके फायरिंग्स का निर्माण करती हैं। ये जो फायरिंग्स है आगे चल के थोड़ा सा ये विस्तारित होता है, थोड़ा सा इलार्ज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। इसी लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स में हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं जिसके माध्यम से हम बोल पा रहे हैं। ये लैरिंग्स के पास ही होता है। तो यहाँ पर एक पाइप हो जाती है। फिर लैरिंग्स के पास ये 2 नलियाँ हो जाती हैं। एक नली ओइसोफेगस जो फूड पाइप है, ओइसोफेगस जो फूड पाइप है, और दूसरी नली ये ट्रेकिया बनती है। लैरिंग्स के नीचे ट्रेकिया और दूसरी नली उधर चली जाती है ओइसोफेगस, जो कि आहार नली का ऊपरी हिस्सा है, वो स्टोमक में खुलती है।
तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। तो ये हम बात करेंगे लैरिंग्स की, और ये ट्रैकिया है लैरिंग्स के आगे। ट्रैकिया देख रहे हैं आप, ये जो एनुलर ये जो रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये कार्टिलेज है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो पोर्शन है, चूंकि वो नली कोलैप्स न कर जाए, जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स न कर जाए, इसलिए कार्टिलेज के रिंग्स, उसके बाहर कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, कि बाहर से कोई उस पर दबाव पड़े तो वो नली प्रभावित न हो, इसके लिए ये व्यवस्था प्रकृति ने की है। तो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया आ रहा है। आगे आकर ट्रैकिया ये दो हिस्सों में बंट जा रहा है। दो हिस्सों में जहाँ पर बंटता है, इन दोनों हिस्सों को ब्रोंकाई कहते हैं। मतलब कि ये और ये दोनों, ये और ये दोनों को कहेंगे ब्रोंकाई। ये यहाँ से निकले तो बेहतर होगा, जहाँ पर ब्रोंकाई के बाद ये निकलता है, इसको कहेंगे ब्रोंकियोल्स। इसको कहेंगे ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकाई जो दो नलियां बनी, एक आ रहा था ट्रैकिया, एक आया, दो हिस्से में बट गया। इन दो हिस्सों में जो नलियां बनी, इनको कहेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकस सिंगुलर हुआ, एक को कहेंगे ब्रोंकस, और ब्रोंकाई दोनों को मिला के कहेंगे ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकियोल्स, ये जो ब्रोंकाई था ये ब्रोंकियोल्स में बटा है, और ये ब्रोंकियोल्स स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में ये बढ़ते जाएंगे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं एल्वियोलर सैक, ये जो लंग्स है, ये दोनों लंग्स है। एल्वियोलर सैक्स होते हैं बैलून जैसा ये स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये इंड करती है नलियाँ। ये नलियाँ ऑक्सीजन लेके फाइनली एल्वियोलर जो सैक है वहाँ तक पहुँचाती है, और ये पूरा का पूरा लंग्स में ये फैले रहेंगी। दूसरी बात, अभी तो हम डायग्राम नहीं बना पाए हैं, लेकिन आप ये जानिए ये स्ट्रक्चर कहाँ का है। ये जो हमारी रिब्स हैं, ये जो पसलियाँ होती हैं ना, रिब्स के अंदर ये काफ़ी सुरक्षित अवस्था में रहता है अंदर। और आपने देखा होगा आर्मी में, डिफेंस में या पुलिस में बहाली होती है ना, तो एक्सपेंडेड चेस्ट, एक तो चेस्ट होता है, चेस्ट आफ्टर एक्सपेंशन, जब छाती की माप की जाती है तो उसमें देखता है कि बिना फुलाए और फुलाकर दो माप लिया जाता है, कि नॉर्मल वे में चेस्ट कितना है और फुलाने के बाद कितना है। हेल्दी आदमी के लिए ये जरूरी है कि वो छाती को फुला सके। तो छाती को वो कब फुला पाएगा, जब उसके एल्वियोलाई लचीले हों, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हवा भरने पर वो फूलते हों, तो वो माना जाएगा कि अगर 5 सेंटीमीटर वो चेस्ट फूल रहा है हवा भरने पर, तो माना जाएगा कि इसका लंग्स सही है। तो ये एल्वियोलाई जो है इनमें हवा भरती है। फिर बाहर भी इसी माध्यम से, एल्वियोलाई के माध्यम से ये बाहर भी कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो अभी क्या है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा। अब होता क्या है कि जब हम यहाँ से सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ये एल्वियोलाइज में जो एल्वियोलर सैक्स है, यहाँ पर हवा आ जाती है, और हवा में जो ऑक्सीजन है, हमने पहले भी बताया था आपको कि ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, हम तो गैस है, हवा है, जो हवा है वायुमंडल में, वो पूरी की पूरी हवा लेते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, सारा का सारा हम लेते हैं। लेकिन चूंकि यूटिलाइज होना है केवल ऑक्सीजन को, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज, एल्वियोलाइज में ब्लड कैपिलरीज, ब्लड की नलियाँ जो होती हैं वो पूरी की पूरी फैली होती हैं, और उन ब्लड कैपिलरीज में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होता है, वहाँ रेड ब्लड सेल्स, उसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जो काफ़ी रिएक्टिव होता है। वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव भी है,
तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिल जाता है और वो हीमोग्लोबिन ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से इस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंचा देता है, एक एक कोशिका तक पहुंचा देता है जहां ऑक्सीजन की जरूरत है, जहां पर कि फूड पार्टिकल पहले से उपलब्ध है। तो अब ये ऑक्सीजन जाकर वहां पर और फूड पार्टिकल के साथ रिएक्ट करेगा, समझिए कि वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन ले जा रहा है, उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से घुलनशील है के प्लाज्मा में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन तो जाएगा हीमोग्लोबिन से, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में आसानी से घुल जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा में घुलकर फिर पहुंचता है लंग्स के पास, लंग्स के पास पहुंचेगा और फिर लंग्स के पास वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ मुक्त करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इस नलियों से कलेक्ट होते हुए, ट्रैकिया होते हुए और नाक से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, हम जो सांस लिए और सांस छोड़ रहे हैं, तो जो सांस अभी हमने लिया है वो तो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वो अभी का नहीं है, वो पहले का है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो एल्वियोलर सैक्स है, लंग्स के जो एल्वियोलर सैक्स है, इनमें हवा पहले से भरी हुई है, काफी स्टोर है कि ये ब्रेकअप नहीं होगा। पहले का जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, पहले का जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है वो जाएगा और बाहर जाएगा, और ऑक्सीजन भी यहाँ बहुत पड़ी हुई है, तो इसलिए वहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होगा। ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर रहती है परमानेंटली, कुछ ऑक्सीजन रहती है एल्वियोलाई में, तो काफ़ी टाइम मिलता है, ऑक्सीजन को काफ़ी टाइम मिलता है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो सके और कंबाइन होकर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वो एक एक कोशिका तक पहुंच सके। तो ये है हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। सांस के बगैर, ब्रीदिंग के बगैर तो आदमी जी ही नहीं सकता। कितनी देर सांस रोक सकते हो? बस 1-2 मिनट, जो बहुत ही प्रैक्टिस किए हुए लोग 1-2 मिनट रोक पाते हैं, लेकिन आमतौर पर 1 मिनट भी नहीं रोक पाएंगे हम लोग सांस को। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। और ये जो कैनाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब इसमें इसकी हिफाजत करना हमारी जवाबदेही है। टोबैको जो है तंबाकू, टोबैको पर लिखा रहता है कि इट कॉजेस कैंसर, टोबैको कॉजेस कैंसर, ऐसा उस पर लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी लोग मानते कहाँ हैं, उसको खाते हैं विभिन्न रूपों में उसको खाते हैं, जैसे गुटखा के रूप में या जर्दा के रूप में, तरह तरह से हुक्का ये पीते हैं लोग, तंबाकू। तो ये हर हाल में ये नुकसानदेह है, कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है टोबैको। और यहाँ पर देखिए ये माउथ कैंसर, ट्रैक्ट में भी लंग्स का कैंसर, कहीं भी ये कैंसर में परिणत हो सकता है। छाले पड़ते हैं पहले, फिर धीरे धीरे वो कैंसर में परिणत हो जाता है। तो टोबैको बिल्कुल इससे निजात समाज को दिलाना जरूरी है। टोबैको बहुत ही डेंजरस है क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बर्बाद करेगा, तो रेस्पिरेशन हो नहीं पाएगा। स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग क्या करता है? स्मोकिंग करता है कि ये ट्रैक्ट में सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, सीलिया को स्मोकिंग मार देती है। सीलिया किस लिए है? जर्म्स को, बहुत सारे जर्म्स हमारी जो हम हवा लेते हैं उस हवा के साथ बहुत सारे जर्म्स जा सकते हैं अंदर, डस्ट जा सकता है।
तो इस डस्ट को ये रोकते हैं सीलिया। और स्मोकिंग के द्वारा क्या होता है कि ये जो सीलिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और सीलिया नष्ट हो जाएगा तो आसानी से जर्म्स जो है वो लंग्स तक पहुंच जाते हैं, डस्ट पहुंच जाते हैं, तो उससे इन्फेक्शन होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है, कफ होता है, और फाइनली कैंसर भी हो सकता है। तो स्मोकिंग भी ऐसे भी लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन लोग लेते हैं, समझते नहीं। तो उनको ये बात बताना जरूरी है कि भाई इससे जो निजात जरूरी है। तो इस तरह से देखो, एक मुहावरा है नाक का बाल होना, ऐसा कहते हैं लोग ना, नाक का बाल होना। तो उसकी मतलब उसकी मीनिंग होती है कि अत्यधिक प्यारा होना। ये जो हमारे नॉस्ट्रिल में जो बाल होते हैं ना, यहीं से शुरू हो जाती है सुरक्षा हमारी। अभी जो हम ये जो सीलिया की बात कर रहे थे, ये तो ट्रैक में होते हैं, लेकिन यहाँ तो बाल होते हैं नॉस्ट्रिल में। ये क्या करते हैं, डस्ट को रोकते हैं, हमारी सांस में जो धूल कण हो, दूसरे कोई कण हो, जर्म्स भी ये रोक सकता है, तो बाल रोकता है। उसी तरह से ये तो कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए ये नाक का बाल, इसीलिए कहा गया है कि नाक का बाल होना यानी अत्यधिक प्यारा होना। तो इस तरह से रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। अब इसमें कुछ अगर आपको जानना हो विशेष तो कमेंट करें, वैसे हम फिर और डिटेल्स में रेस्पिरेशन को देखेंगे कभी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।